वेलकम टू हिस्ट्री साइंस एकेडमी। और अब हम बात करेंगे हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहता है हमने उसको ऑलरेडी दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। अब भी की कंडीशन में हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में। हमने इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में देखा है कि एडिनोहाइपोफाइसिस जो रहता है उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें दो टाइप के सेल्स हैं। एक को आप बोलेंगे पार्स डिस्टालिस, एक को हम बोलते हैं पार्स डिस्टालिस और एक को हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस में आपको ये टाइप के सेल्स देखने के लिए मिलेंगे: सोमैटोट्रोपिक सेल, लेक्टोट्रोपिक सेल, गोनाडोट्रोपिक सेल, थायरोट्रोपिक सेल एंड कॉर्टिकोट्रोपिक सेल। नाम पे ध्यान दीजिए, सबके आगे ट्रोपिक लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये सब एक खास टाइप के हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, सोमैटोट्रोपिक सेल्स एक हार्मोन बनाते हैं जिसको बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन। ध्यान से सुनिएगा, हार्मोन का नाम है सोमैटोट्रोपिन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ओके, इसी हार्मोन का दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन। इसी हार्मोन का दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन और इसको GH से डिनोट किया जाता है, ग्रोथ हार्मोन। एक्चुअली उसको HGH भी बोलते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ठीक, बट HGH से हम जो डीएनए रेप्लिकेशन से हम जो हार्मोन बनाते हैं उसको हम HGH से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है ये सोमैटोट्रोपिन है जो बनाते हैं सोमैटोट्रोपिक सेल। फिर आता है लैक्टोट्रोपिक सेल, इनके द्वारा बनाए हुए हार्मोन को बोला जाएगा लैक्टोट्रोपिन। ध्यान से समझिए, लैक्टोट्रोपिन या फिर इसको बोला जाता है लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इस हार्मोन के और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं अभी आपको बता देता हूं ताकि आगे फिर हम उसको और शॉर्ट में देख सके। लैक्टोट्रोपिन या लैक्टोट्रोपिक हार्मोन एक और नाम है जिसको मेमोट्रोपिक हार्मोन भी बोला जाता है। मेमोट्रोपिक हार्मोन, मेमोट्रोपिक हार्मोन क्योंकि वो मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करता है। ठीक है, एक और नाम है इसका, इसको ल्यूटोट्रोपिन बोलते हैं। रीजन आपको आगे बताऊंगा, ल्यूटोट्रोपिन बोलते हैं। एक और नाम है, इसको प्रोलैक्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑल दीज आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम हार्मोन। लैक्टोट्रोपिक हार्मोन बनाते हैं लैक्टोट्रोपिक सेल्स, कौन से हैं? पार्स डिस्टालिस के हैं। ठीक है, उसको और भी क्लासिफाई किया जा सकता है, एसिडोफिल सेल्स, बेसोफिल सेल्स। ठीक है, एक्चुअली ये जो दो हॉर्मोन्स हैं सोला यानी सोमैटोट्रोपिक एंड लैक्टोट्रोपिक, ये दो सेल्स जो होते हैं ये एसिडोफिल कैटेगरी के सेल्स हैं, एसिडोफिल्स। सर अब ये कहाँ से आ गया? तो हमने बोला कि हमने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स पे स्टेनिंग किया, कलर छोड़ा, ठीक है, और वो होली खेलने वाला सिस्टम है। तो जिन कलर्स ने एसिडिक डाई के साथ में होली खेला वो एसिडोफिल्स, जिनने बेसिक डाई के साथ में जिन सेल्स ने होली खेला दे स्टेन्ड विद द बेसिक डाई का कलर शो करते हैं, वो है बेसोफिल्स। ठीक है, तो गोनाडो, थायरो एंड कॉर्टिको जो है ये बेसोफिल्स में आते हैं। सोमैटो और लैक्टो जो होते हैं ये एसिडोफिल में आते हैं। तो एसिडोफिल का शॉर्ट फॉर्म याद रखिए 16, और गोनाडो जो बेसोफिल है उसका नाम याद रखिए गोथाइको, गोथाइको। चलिए ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में LTH से भी डिनोट किया जाता है, यानी कि लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। फिर बेसोफिल्स में जब आप जाएंगे तो पहले जो कैटेगरी के सेल है वो गोनाडोट्रोपिक सेल्स हैं। ये जो हार्मोन्स बनाते हैं उनको बोला जाता है गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स दो होते हैं, एक है FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा होता है LH जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोला जाता है। FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ओवरऑल दोनों को मिला के बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन। एक और चीज याद रखिए, मेल्स में एक और हार्मोन है जिसको ICSH बोला जाता है। ठीक है, इट इज ये बोला जाए कि फंक्शनली सिमिलर टू LH इन फीमेल। जो काम LH फीमेल में करता है वो ICSH मेल में करता है। सर ये करता क्या है? हार्मोन का नाम क्या है?
हार्मोन का नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। सर मतलब क्या हुआ? तो जब आप टेस्टिस पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे कि टेस्टिस में स्पेशल सेल्स होते हैं, इनको लेडिग्स सेल्स बोला जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग। ठीक है, ये लेडिग सेल ही टेस्टोस्टेरॉन सिंथेसाइज करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन सिंथेसाइज करते हैं मेल्स में, और इन सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम इस ICSH का है। तो ICSH लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, तब जाके लेडिक सेल्स जो है ये टेस्टोस्टेरॉन को रिलीज करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। और बात कर लेते हैं कॉर्टिकोट्रोपिक सेल्स के बारे में। ठीक, ये भी बेसोफिल कैटेगरी के सेल्स हैं। कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का नाम क्या होगा? हार्मोन का नाम होगा कॉर्टिकोट्रोपिन। ठीक है, और इसी हार्मोन का एक और नाम है ACTH। सर ये क्या है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इन शॉर्ट ACTH हम इसको बोलते हैं। इन सब के फंक्शंस हम आगे वन बाय वन जैसे जैसे हम वो ग्लैंड्स को देखेंगे तब हम सीखते चलेंगे। अब नेक्स्ट जो है इंटरमीडिएट लोब, जिसको आप पार्स इंटरमीडिया भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सर ये क्या रिलीज करता है? ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सर ये हार्मोन क्या होता है और क्या काम करता है? ध्यान से सुनिएगा बात। आपकी बॉडी में सेल्स हैं, सेल्स का नाम है मेलानोसाइट। ये सेल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है मेलानिन। ठीक, मेलानिन बॉडी में दो काम करता है। एक, ये आपके स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी में जितना ज़्यादा मेलानिन होगा उतना डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा। इसके अलावा एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है आपके मेलानिन का, वो है सर्केडियन रिदम। सर ये क्या होता है? ठीक, तो देखिए जो स्लीप एंड वेक साइकिल है आपकी बॉडी का, उसको हम सर्केडियन रिदम बोलेंगे। ठीक है, तो सर्केडियन, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है उसके अंदर में, बट जो शॉर्ट फॉर्म में है, जितना डेटा आपके लिए ज़रूरी है वो इतना ही है कि स्लीप एंड वेक साइकिल जो होती है उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा पिगमेंटेशन जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये काम है मेलानिन के। जो डार्क कॉम्प्लेक्शन आपने देखा होगा, वो लोग जो बहुत हॉट एरियाज में रहते हैं, गर्म क्लाइमेट में रहते हैं, जहाँ धूप ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, वहाँ पर दोज पीपल्स आर एक्सपोज्ड टू यूवी रेडिएशंस। धूप ज़्यादा पड़ती है तो यूवी रेडिएशन ज़्यादा है। ठीक है, और आपको मालूम है कि यूवी रेडिएशंस कैंसर कॉजिंग हो सकती है। तो एक तरह से मेलानिन जो है वो स्क्रीनिंग करता है, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन का काम करता है। तो इसीलिए हॉट क्लाइमेटिक एरियाज के लोगों के अंदर में मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और इसी वजह से उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो डार्क होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस के बारे में। एक्चुअली हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट शॉर्ट में आपको ये पॉइंट जो है वो समझा देता हूँ। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बोला जब हम स्टार्ट कर रहे थे कि भाई साहब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? हमने बोला हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है। सर कौन से हार्मोन्स? एक को हम बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स और दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स।
ठीक। सर ये काम कैसे करता है वो बताइए। काम ऐसे करता है कि मान लीजिए आप ग्रोथ फेज में हैं और आपकी बॉडी को चाहिए ग्रोथ हार्मोन, आपकी बॉडी को चाहिए ग्रोथ हार्मोन, बट ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करेगा? ग्रोथ हार्मोन तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा। अभी आपने पढ़ा सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिक सेल्स रिलीज कौन करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। बट पिट्यूटरी ग्लैंड किसके ऑर्डर्स का वेट करेगा? हाइपोथैलेमस के ऑर्डर का वेट करेगा। अब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर कैसे देगा? हाइपोथैलेमस अपना एक हार्मोन रिलीज करेगा, अपना एक हार्मोन रिलीज करेगा, वो रहेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, या फिर समझने के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो हार्मोन, या ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो फैक्टर। सर ये क्या है? ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है भाई साहब। किसका? हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। ठीक है, इसका एक और नाम है सोमेटोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। ठीक, क्योंकि हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम सोमेटोट्रोपिन है, तो सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर या सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स सब एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होइएगा उसके अंदर में। फिर ये हार्मोन कहाँ से निकला? हाइपोथैलेमस से निकला। कहाँ जाएगा? पोर्टल सिस्टम में जाएगा भाई साहब। कहाँ जाएगा? पोर्टल सिस्टम में, क्योंकि एंटीरियर लोब की बात चल रही है, डायरेक्ट नहीं जाएगा, पोर्टल सिस्टम में जाएगा। पोर्टल सिस्टम से कहाँ जाएगा? एंटीरियर लोब एडिनोहाइपोफाइसिस के सोमेटोट्रोपिक सेल्स में जाएगा, तब जाके पिट्यूटरी ग्लैंड सिंथेसाइज करेगा ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल किसके हाथ में हुआ? हाइपोथैलेमस के हाथ में हुआ। ठीक है, तो इस तरह बाकी हार्मोन्स भी रिलीज होते होंगे। एक एग्जांपल दे देते हैं, मान लीजिए आपकी बॉडी को GnH यानी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स FSH और LH की जरूरत है, तो तब भी आपका हाइपोथैलेमस पहले रिलीज करेगा GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीज करो हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीज करो हार्मोन। ये कहाँ जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में। किसके थ्रू? पोर्टल सिस्टम के थ्रू। तब जाके पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन यानी कि FSH एंड LH। ठीक है, तो ये हो गया रिलीजिंग हार्मोन्स। हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है बाय सिक्रेटिंग टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, एक रिलीजिंग और एक इनहिबिटिंग। तो ये देखा कि रिलीजिंग कैसे होता है। अब मान लीजिए कि आपकी बॉडी में सफिशिएंट ग्रोथ हो गई और अब आपकी बॉडी को ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत नहीं है, ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत नहीं है, मतलब ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को रोकना पड़ेगा। कौन रोकेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड, बट किसके ऑर्डर पे? हाइपोथैलेमस के। वो कैसे होगा? तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन भेजेगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट करो हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, या फिर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर, या फिर सोमेटोट्रोपिन इनहिबिटिंग फैक्टर। ये रिलीज करेगा कौन? हाइपोथैलेमस। ये कहाँ जाएगा? एडिनोहाइपोफाइसिस, वहां किधर? सोमेटोट्रोपिक सेल्स को। तब जाके आपके सोमेटोट्रोपिक सेल्स ग्रोथ हार्मोन बनाना क्या कर देंगे भाई साहब? स्टॉप कर देंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कोई भी हार्मोन बनाता है ऑन दी ऑर्डर्स ऑफ हाइपोथैलेमस, या तो रिलीजिंग ऑर्डर आएगा तो हार्मोन बनाएगा, इनहिबिटिंग ऑर्डर आएगा तो हार्मोन बनाना रोक देगा। बस एक हार्मोन है जो इनहिबिटरी कंट्रोल में होता है, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक, चलिए अब वन बाय वन हार्मोन्स को देख लेते हैं। हार्मोन्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ वही हार्मोन्स में अभी इस टॉपिक के अंदर में इंक्लूड करूंगा जो प्रॉपर पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं। ठीक है, अब जैसा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो हम थायराइड ग्लैंड में इंक्लूड करेंगे, और आपका गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स है तो वो हम FSH और LH वो हम टेस्टीज में और ओवरीज में इंक्लूड करेंगे। नो डाउट हम उसको बाद में एक अलग से पॉइंट बनाकर पढ़ेंगे। उसके बाद में एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, वो हम एड्रिनल ग्लैंड इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तब वहां पे डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये सब हार्मोन जो है वो उन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो भी फंक्शन उस ग्लैंड का होगा वही फंक्शन उस हार्मोन का होगा। मैं आपको आगे वो बात समझा दूंगा। ठीक है, अब ये बात समझिए, आपकी बॉडी को चाहिए ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का नाम है दूसरा सोमेटोट्रोपिन। ठीक है, कौन करेगा? पार्स डिस्टालिस सिक्रीट करेगा। कैसे करेगा? जब हाइपोथैलेमस बोलेगा तब।
ध्यान से सुनिए, फंक्शन क्या है। ग्रोथ हार्मोन सर ग्रोथ करता है, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करता है, बट ग्रोथ आपकी दो टाइप की होगी, आपके सॉफ्ट टिश्यूज की यानी कि मसल्स की भी ग्रोथ होगी, और आपके हार्ड टिश्यूज जो है, हार्ड टिश्यूज जो रहेंगे यानी कि आपकी बोन्स जो हो गया, ये उसकी भी क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट्स इनटू ओवरऑल 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 फिजिकल ग्रोथ ऑफ बॉडी। मेंटल ग्रोथ में ग्रोथ हार्मोन का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक। तो याद रखिए, ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ग्रोथ। सर क्या करता है, बॉडी की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। दूसरा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, अर्ली स्टेजेस में जब तक आपकी हाइट बढ़ रही है, 12th में आप एक चैप्टर पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अडोलेसेंस वगैरह आप पढ़ोगे, ठीक है। वहाँ पे आप फेजेस ऑफ अडोलेसेंस पढ़ोगे, जहाँ हमारी बॉडी 3 फेजेस के अंदर में डेवलप होती है, मैच्योर होती है, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा कि देखिए 18 साल तक आपकी जितनी हाइट बढ़नी है बढ़ जाएगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब ये 18 साल जो है, ये एक्चुअली ये जो एज है कि भैया कितने साल में ग्रोथ रुकेगी, ठीक, ये क्या बोला जाए कि ये वैरी करता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोपियन लोगों में देखेंगे तो ये जो एज का ईयर है वो 18 ईयर्स नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे ये ऑलमोस्ट उस कैटेगरी के अंदर में आता है कि 16 से लेकर 18 साल तक के आपकी जितनी हाइट होगी, जो आपका फिजिकल स्ट्रेचर बन जाएगा, वही ऑलमोस्ट आपका फाइनल स्ट्रेचर रहेगा, ठीक है। मतलब आपका आपका जो अडल्टहुड है वो आप गेन कर चुके हैं, उतना उस फिजिकल कंडीशन में आप आ चुके हैं। हाँ, कुछ कुछ लोगों में एक चीज ऐसी भी होती है कि स्टार्टिंग फेजेस में उतनी ग्रोथ नहीं होती, 12, 13, 14 साल के हो गए लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही है, एंड सडनली 16, 17, 18 के अंदर में उनकी हाइट जो है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। मतलब ये है वो जो कुछ भी हो रहा है दैट इज ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन। अब मेरी बात समझिए, एक टर्म आता है एपिफाइजियल प्लेट, ठीक। सर ये क्या होता है, देखिए आपकी हाइट बढ़ रही है मतलब आपकी बोन बढ़ रही है, बात को समझिए, हाइट बढ़ रही है मतलब बोन बढ़ रही है। मान लीजिए ये बोन है, ठीक है। बोन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये जो बोन का एंड है, यहाँ पे कार्टिलेज के टिश्यूज होते हैं, कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज के ऊपर एक और पार्ट आएगा जो आपकी बोन का पार्ट रहेगा, ठीक। जब तक ग्रोथ हार्मोन आएगा कार्टिलेजेस का साइज इंक्रीज होगा, और बाद में यही कार्टिलेज, ध्यान से सुनिएगा बात, यही कार्टिलेज कन्वर्ट हो जाएंगे बोन में, यही कार्टिलेज कन्वर्ट हो जाएंगे बोन के अंदर, और इस तरह बोन का साइज जो है वो बढ़ता है। लेकिन जब आपकी एपिफाइजियल प्लेट फ्यूज हो गई, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट फ्यूज हो गया है, इसके बीच में वेल्डिंग हो गई है, ज्वाइंट हो गया है, कार्टिलेजेस जितने थे वो बोन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आपकी बोन का साइज इंक्रीज नहीं होगा, लेंथ इंक्रीज नहीं होगी। कब? एपिफाइजियल प्लेट के फ्यूजन के बाद। वंस एपिफाइजियल प्लेट्स का फ्यूजन हो गया तो बोन्स की लेंथ बढ़ेगी नहीं, ठीक। जब तक एपिफाइजियल प्लेट्स का फ्यूजन नहीं हुआ तब तक कार्टिलेजेस बढ़ेंगे, कार्टिलेजेस बोन में कन्वर्ट होंगे और बोन की लेंथ बढ़ेगी, ठीक। बहुत ज्यादा डिटेल में इसके जाना नहीं है, बस इतनी बात याद रखनी है कि हाइट जो रहती है बोन लेंथ डिसाइड करेगी, और बोन की लेंथ तब तक बढ़ेगी जब तक एपिफाइजियल प्लेट फ्यूज नहीं हुई। एक बार फ्यूजन हो गया तो बोन की लेंथ बढ़ने वाली नहीं है। इस चीज को याद रखिए क्योंकि आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम उस पर से डिस्कस करने वाले हैं। ये बात तो समझ गई कि हार्मोन का फंक्शन क्या है। सर ये हार्मोन ग्रोथ करता है, फिजिकल ग्रोथ करता है, मेंटल ग्रोथ में बहुत ज्यादा रोल नहीं है। तो क्या होगा अगर ये हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो? क्योंकि हमने जब हम कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि हार्मोन्स जो हैं अगर वो हाइपो हो जाए, डेफिशिएंट हो जाए, तब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे, कोई डिसऑर्डर क्रिएट करेंगे, और अगर हाइपर हो जाए, हद से ज्यादा आने लगे, तब भी कोई ना कोई डिसऑर्डर क्रिएट करेंगे। हम दोनों कंडीशंस पढ़ेंगे, बट दोनों कंडीशंस को अलग अलग पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे में
यानी कि अर्ली स्टेजेस ऑफ अडोलेसेंस में आपकी बॉडी अभी तक अडल्ट स्टेचर गेन करना बाकी है। तो इनिशियल स्टेजेस में चिल्ड्रंस के अंदर, बच्चों के अंदर में अगर ये हार्मोन की कमी हो जाए तो बड़ी सिंपल सी बात है, ग्रोथ नहीं होगी, फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी। सर फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी तो बंदा ड्वार्फ रह जाएगा एंड इट इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ऐसे ड्वार्फ को लॉरियन ड्वार्फ भी बोला जाता है, इसको मिडजेट या मिडगेट डिजीज भी बोलते हैं और इसको इन्फेंटलिज्म भी बोलते हैं। बट याद रखिए इसके अंदर में क्या क्या होगा, स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ होगा, स्टंटेड सेक्सुअल ग्रोथ होगा, बट मेंटल ग्रोथ ऑलमोस्ट नॉर्मल रहेगी, मेंटल ग्रोथ ऑलमोस्ट नॉर्मल रहेगी। और सबसे ज्यादा जो चीज अफेक्ट होगी वो रहेगी फिजिकल ग्रोथ। आपने कई बार छोटे आर्टिस्ट देखे होंगे, ड्वार्फ बोने, आर्टिस्ट मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान से समझिए मेरी बात। आर्टिस्ट वो होता है जिसका आईक्यू वेल डेवलप्ड है, जिसका मेंटल डेवलपमेंट स्टंटेड नहीं है, तभी तो वो कोई आर्ट परफॉर्म कर सकता है, वो एक्टर है, ठीक है, वो आपने अलग अलग जगह पे उनको परफॉर्म करते हुए देखा है। अगर वो परफॉर्म कर सकते हैं मतलब उनका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा है, बट फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो कम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इफेक्ट्स ऑफ हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन केस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सर अगर यही छोटे बच्चों में या कम उम्र में इस हार्मोन की एक्सेस आ जाए तो क्या करेंगे। अगर कम उम्र में ही ये हार्मोन एक्सेस में आने लगे तो क्या होगा, तो फिर जहां नॉर्मल ग्रोथ होती थी उससे ज्यादा ग्रोथ होगी। और क्योंकि अभी आप बचपन की बात कर रहे हैं मतलब एपीफाइजियल प्लेट का फ्यूजन हुआ नहीं है, और एपीफाइजियल प्लेट अगर फ्यूज नहीं हुआ है तो बोन का लेंथ बढ़ सकता है। और यही वजह है कि अगर चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में हाइपर सिक्रेशन हो जाता है तो एक्सेसिव ग्रोथ होगा एंड दैट विल लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड एज जाइगेंटिज्म। हाइट बहुत ज्यादा होगी, बोन्स एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगी इन साइज, तो बोन्स का एनलार्जमेंट होगा। बट ध्यान से समझिएगा बात, एनलार्जमेंट होगा हाइट के अंदर में, ठीक है। इसी तरह ये जो माथा है ये चौड़ा हो जाएगा, थोड़ा सामने की तरफ आ जाएगा, ब्रॉड फोरहेड हो जाएगा, एनलार्जमेंट, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ फोरहेड हो जाएगा, लोअर जॉ बड़ा हो जाएगा, फैलेंजेस जो रहेंगी उंगलियां, पंजा हाथ का, ठीक है, पैरों का, ये एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगा, कंपेयर नॉर्मल लोगों की कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस आपने पढ़ी चिल्ड्रन के अंदर में, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अगर बच्चों में हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो पिट्यूटरी जाइगेंटिज्म, ठीक है। बट सर अगर यही चीज किसी अडल्ट में हो तो, मान लीजिए कि मैं वेल डेवलप्ड हूँ, अडल्ट हूँ, मतलब मेरी बॉडी में जितनी बोन्स की ग्रोथ होनी थी हो चुकी, एपिफाइजियल प्लेट जो है वो जॉइंट हो चुका, मतलब अब डेफिनेटली कितना ही ग्रोथ हार्मोन क्यों ना आ जाए मेरी बोन्स का लेंथ नहीं बढ़ सकता, लेंथ नहीं बढ़ सकता। तो बात समझिए, अगर एल्डर्स के अंदर में, अडल्ट्स के अंदर में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो जो बीमारी होगी उसको बोलेंगे सिमोन्स डिजीज। उसमें आपका स्किन जो है ड्राई हो जाएगा, स्केली हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसकी कंडीशंस मेंशन नहीं है। हाइपर सिक्रीशन से रिलेटेड याद रखिए एक कंडीशन होगी जिसको बोलते हैं एक्रोमेगली। देखिए हाइपर सिक्रीशन, अब बात समझिए कि बहुत ज्यादा यहाँ पे क्यों नहीं होगा। हाइपर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन कम है, लेकिन कब है, जब मैं ऑलरेडी अडल्ट हो चुका हूं। अब मेरी हाइट कम तो होने वाली नहीं है ना, तो मेरी हाइट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे बोन के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर अडल्टहुड में हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो, अडल्ट होने के बाद ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो। हाँ, अडल्ट होने के बाद भी अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो प्रॉब्लम होगी, जाइगेंटिज्म भले ही नहीं होगा क्योंकि एपिफाइजियल प्लेट फ्यूज हो चुका है,
बोन का लेंथ बढ़ने वाला नहीं है, बट बोन का विड्थ तो बढ़ सकता है, बोन का साइज तो इंक्रीज हो सकता है। लेंथ बढ़े ही भले ही इंक्रीज नहीं होगा, बट साइज इंक्रीज होने के चांसेस हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोमेगली या डिसफिगरमेंट। और स्पेशली जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं वो फेशियल रीजन के अंदर में होते हैं, ठीक है ना। जैसे बोला कि फोरहेड बढ़ जाएगा, लोअर जॉ बढ़ जाएगा, इसके अलावा फैलेंजेस जो रहेंगे वो एबनॉर्मली इंक्रीज होने लगेंगे, मोटे मोटे से होने लगेंगे, ठीक है। और इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दिस कंडीशन में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन। ये आपकी एनसीईआरटी का लाइन है, हम आगे जब चल के जब एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे तो इस बात को पढ़ेंगे। देखिए, द hypersecretion of growth hormone in adult may lead to serious complications। क्यों? क्योंकि ये इतने जल्दी पता नहीं चलता, अर्ली स्टेजेस पे इसका डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है। सर इसका डायग्नोसिस कब होगा? जब इस तरह का कोई डिसफिगरमेंट देखने के लिए मिलेगा, कोई एबनॉर्मलिटी देखने के लिए मिलेगी। अब सर एबनॉर्मलिटी तो डेवलप हो चुकी है ना, मतलब हम लेट हो गए, ठीक है। तो अडल्ट्स की केस में इट मे लीड टू सिवियर कॉम्प्लिकेशंस, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इफ इट इज अनचेक्ड, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अनचेक्ड रहता है क्योंकि उसके जो इफेक्ट्स हैं वो इतने इजीली विजिबल नहीं होते, और जब विजिबल हो जाते हैं तो वो बहुत देर हो चुकी होती है, काफी बढ़ चुका होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे हार्मोन के बारे में, ठीक। हार्मोन को बोलते हैं प्रोलैक्टिन या फिर लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। ध्यान से सुनिएगा, मैंने इस हार्मोन के आपको और भी नाम बताए हैं, यहाँ पर भी आपको समझाऊंगा। देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेमोट्रोपिक हार्मोन, ठीक। इस हार्मोन को एक और नाम से जाना जाता है, हार्मोन का नाम है मेमोट्रोपिक हार्मोन। सर मेमोट्रोपिक हार्मोन का मतलब, मैंने बोला कि फीमेल्स में डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स करता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट करता है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स करता है, देयरफॉर द नेम इज मेमोट्रोपिक हार्मोन। एक और नाम है ये, बर्थ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग, जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, तो वो जो लैक्टेशन होता है, मिल्क प्रोड्यूस करने वाला काम होता है, वो भी यही करता है, ठीक है। तो इट कंट्रोल्स ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, इसीलिए इसको लैक्टोजेनिक मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है भाई साहब इसका, वो है ल्यूटोट्रोपिन। ल्यूटोट्रोपिन क्योंकि ये प्रेगनेंसी के बाद प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाए रखता है, ठीक है। सर कैसे? तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, ठीक है, एंड देयरफॉर द नेम इज ल्यूटोट्रोपिन। ध्यान से समझिएगा बात, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल को इंक्रीज करके रखेगा आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल को इंक्रीज करके रखेगा। और याद रखिए, जब तक एलिवेटेड लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। सर नो मेंस्ट्रुएशन मतलब नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और नो फर्टिलाइजेशन मतलब प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ है। तो आप आगे 12th में जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, तब आप डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ेंगे। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? एनी मेथड अडॉप्टेड टू अवॉइड फर्टिलाइजेशन, ऐसा कोई भी तरीका जिससे फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट को रोका जा सके, वो कॉन्ट्रासेप्शन है। एंड दिस इज समथिंग कंसिडर्ड एज नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, क्योंकि ये सब तो नेचुरली हो रहा है ना। तो इट इज कंसिडर्ड एज द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, और इसको लैक्टेशनल एमनोरिया बोलते हैं। लैक्टेशनल एमनोरिया, एमनोरिया का मतलब क्या होता है सर? एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये किसकी वजह से हो रहा है? लैक्टेशन की वजह से। तो जब तक एक मदर अपने बच्चे को इंटेंसली ब्रेस्ट फीड करती है, बच्चा पूरी तरह माँ पे डिपेंडेंट होता है, माँ के दूध पे डिपेंडेंट होता है, तब तक लैक्टेशनल एमनोरिया चलता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपकी बॉडी ये समझ रही है कि एक और प्रेगनेंसी चालू है, ठीक है। तो फिर नया मेंस्ट्रुअल साइकिल करने का कोई सेंस नहीं बनता, इसीलिए ये रुका होता है।
लेकिन एक बात अभी समझ लीजिए, जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब भी बताएंगे कि ये जो मेथड है ये सक्सेसफुल मेथड ऑफ लैक्टेशन नहीं है, सॉरी सक्सेसफुल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है। रीजन ये है कि कब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, ये हम बता नहीं सकते। एक्चुअली लैक्टेशनल एमेनोरिया का जो पीरियड होता है वो फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। किसी फीमेल में बर्थ के बाद में पहले बच्चे की बर्थ के बाद में 3 से 4 महीने तक के कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया, मतलब लैक्टेशनल एमेनोरिया चल रहा था, तो ये भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट टाइम उसी फीमेल में सेकंड बच्चे की बर्थ के बाद में वो दूसरे महीने ही लैक्टेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो सकता है, या 4th महीने में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो सकता है, या 6-7 महीने बाद भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो सकता है। तो ये कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन का, क्योंकि कब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा ये नहीं बताया जा सकता। और हर बार मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले ओव्यूलेशन होता है, बाद में मेंसेस आते हैं, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है, ब्लीडिंग वाला पीरियड है वो बाद में आता है, पहले ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा होता कि भैया पहले मेंस्ट्रुअल फेज आ जाता तो फिर पता चल जाता कि मेंसेस स्टार्ट हो गए हैं, एंड तब फिर ये आइडिया होता कि अब ये जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है वो पॉसिबल नहीं है, बट वैसा होता नहीं है, इसीलिए ये मेथड जो है वो यूजुअली फेल हो जाता है। और यही रीजन है कि बहुत सारे कपल्स के अंदर में जस्ट आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी दे आल्सो कंसीव द सेकंड चाइल्ड, सेकंड प्रेगनेंसी भी हो जाती है, क्योंकि जो एमनोरिया का पीरियड है वो कभी भी जो लैक्टेशनल एमनोरिया है वो कभी भी बंद हो सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि ये हार्मोन जो होता है ये इनहिबिटरी कंट्रोल में होता है, ठीक। अभी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, छोटा सा हिंट दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाएंगे। देखिए, बाकी सारे हार्मोन्स को आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। सर कैसे कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सेंड करता है, तब जाके पिट्यूटरी ग्लैंड वो हार्मोन बनाता है, ठीक है। बट प्रोलैक्टिन की केस में ऐसा नहीं होता। प्रोलैक्टिन की केस में ये रहता है कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कंटिन्यूसली आता रहता है, लैक्टेशन कंटिन्यूसली, एक्चुअली बात समझिए कि आपका हाइपोथैलेमस, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भेजता रहता है, किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। जब तक इनहिबिटरी हार्मोन आता रहेगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड लैक्टोट्रोपिक हार्मोन नहीं बनाएगा। समझिए बात, जब तक हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन भेजता रहेगा प्रोस्टाग्लैंडिन एलटीएच नहीं बनाएगा। और जब आफ्टर प्रेगनेंसी एलटीएच की जरूरत होगी तो आपका हाइपोथैलेमस ये हार्मोन भेजना बंद कर देगा। जैसे ही बंद कर दिया प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो एलटीएच बनाना स्टार्ट कर देगा। तो एक्चुअली इसको कंटिन्यूसली इनहिबिट करके रखा जाता है, सप्रेस करके रखा जाता है। जब जरूरत होगी इनहिबिशन हटा देंगे, सिंथेसिस ऑटोमेटिकली जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एक हार्मोन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और बहुत से हार्मोन्स हैं, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। मैंने आपको बताया कि देखिए ये जो हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है। हम आगे पूरा थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तब इसके फंक्शंस को देखेंगे। एसीटीएच आपके एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एड्रीनल ग्लैंड इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। गोनाडोट्रोपिन्स गोनैड्स पे काम करते हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज उसको लास्ट में कवर करेंगे। एमएसएच आपको बता दिया है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। मेलानिन कंटेनिंग सेल्स जो होते हैं उन पे काम करता है, मेलानिन रिलीज करता है, मेलानिन स्किन का पिगमेंटेशन करता है, और जो आपका रिदम है सर्केडियन रिदम उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरह आपका जो पीनियल ग्लैंड है, ठीक, वो एपिथैलेमस के पीछे अटैच्ड होता है और ये भी सर्केडियन रिदम, डायurnal रिदम, स्लीप साइकिल, वेक साइकिल में हेल्प करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बॉडी डिफेंस, बहुत सारे काम हैं इसके।
ठीक है, इसको बड़ी आसानी से जाने मत दीजिएगा, एनसीईआरटी के अंदर में ये चीजें मेंशन्ड है। ठीक है, तो सर्केडियन रिदम, सर्कल इन अ डे, दिन के अलग अलग समय में रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा, कब नींद आएगी कब नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद में वही डायurnal रिदम, उसी को हम बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल। बॉडी टेम्परेचर में भी एक रोल प्ले करता है, मेटाबॉलिज्म कम या ज्यादा, जैसे अभी आपको बोला कि सर्केडियन रिदम के हिसाब से, जैसे आप देखेंगे कि रात का जो समय होता है सोने का समय, तब आप देखेंगे कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, रेट ऑफ डाइजेशन स्लो डाउन हो जाता है ना, दिन में वो प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, फिर दोपहर के बाद में और उसकी स्पीड में चेंजेस आती है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं इन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक, ये सब मेंटेन करने में हेल्प करता है आपका पीनियल ग्लैंड। ठीक है, और जो हार्मोन है उसका वो मेलेटोनिन है। तो दो चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा, एमएसएच मेलानिन से रिलेटेड है और आपका पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलेटोनिन से रिलेटेड है। दो सिग्निफिकेंट रोल्स अगर आपको बताऊं तो मेलानिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंटेशन और मेलेटोनिन पिगमेंटेशन के साथ साथ ये सारे फंक्शंस करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को याद रखिएगा एंड देन फिर हम आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर में दूसरे पॉइंट्स पे बढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि जो कुछ अभी तक पढ़ा